नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में विधानसभा के लिए चुनाव 2024 में होने, 2024 में ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही चुनावों को लेकर पार्टियों में अपनी कमर कस ली है और रणनीति तैयार होने लगी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो या इनेलो, सभी एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी को मजबूत करने के लिए जहां एक तरफ से मनोहर लाल खुद मैदान में उतर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डिप्टी सीएम वाला बयान भी लगातार सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हुड्डा 4 नहीं 13 डिप्टी सीएम बना ले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 14 मंत्री बनते हैं, हुड्डा 13 को डिप्टी सीएम बनाए। अब देखना यह है कि इस सियासी अखाड़े में कौन किसको पटकनी देता है। ये चीजें मैनिफेस्टो में डाली जाती है। दलित के लिए क्या हम प्लॉट लेंगे, क्या करेंगे, ये काम राजनीतिक है। और 19 में मैंने भी उस समय भी हमने कह दिया था, आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन से समाज से सर? एक ब्राह्मण समाज का बनेगा, एक बैकवर्ड समाज का बनेगा, जो जरूरी बनेगा। वैसे तो मिनिस्टर तो बनेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बन सकता है। वो पार्टियां जुटी हुई है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो उन्होंने बीते दिनों कुछ ऐसा बयान दिया था जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया था कि 4 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति के बनाए जाएंगे। और डिप्टी सीएम सबसे पहला बयान ये था कि ब्राह्मण समाज से होगा, जिसके बाद बयानबाजी लगातार शुरू हो चुकी है, राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं का बयान सामने है। जहां पर उदयवान का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी फैसला वो आलाकमान लेगा। और वहीं कुमारी शैलजा भी इस पर हमलावर दिखी। हालांकि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इस बयान को लेकर काफी अडिग नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बातें होती डिप्टी सीएम को लेकर वो मैनिफेस्टो में जारी नहीं किया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के कई नेता इस बयानबाजी का विरोध कर रहे हैं, इस बयानबाजी को नकार रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीच में उदयवान जी को जब इस बयान को लेकर सवाल किया गया था, साफ तौर पर इस बयान को नकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा था कि आलाकमान ही फैसला लेगा कि पार्टी के सीएम और डिप्टी सीएम कौन होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को लेकर लगातार राजनीति जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। तमाम पार्टियां जो है अब इस बयान को लेकर हमलावर है। कई सवाल उठ रहे हैं इस बयान को लेकर, क्योंकि पार्टी के नेता ही इस बयान के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जनता के मन में भी बना हुआ है कि क्या इस बार कांग्रेस की जीत तय है, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये तो साफ दिख रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तय कर बैठे हैं कि जीत कांग्रेस की होगी। और कहीं ना कहीं एक और सवाल ये कि अगर डिप्टी सीएम को लेकर तमाम बयान सामने आ रहे हैं तो सीएम को लेकर बयान सामने क्यों नहीं आ रहे इतने कॉन्फिडेंटली। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बयान दे रहे हैं कि पार्टी से करीब 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, एक ब्राह्मण समाज से, एक ओबीसी, एक एसटी और एक जनरल वर्ग का, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सीएम पद को लेकर कोई बयान क्यों सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। कई गुटों में कांग्रेस कई बार बढ़ती हुई नजर आई है। और ऐसे में क्या कांग्रेस ने सीएम पद की उम्मीदवार जो है वो चुन लिया है, और या फिर एक और सवाल ये कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को सीएम मान बैठे हैं। और ऐसे में लगातार कई सवाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के ही नेता इस बयान को नकारते हुए नजर आए हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कोई भी फैसला वो आलाकमान लेगा, और अगर आलाकमान फैसला लेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के द्वारा ये फैसला ले लिया गया है, और अगर नहीं तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों करी जा रही है, और इस तरह की बयानबाजी कितना सही है। क्योंकि जनता के मन में भी कहीं ना कहीं कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बयान को लेकर तमाम पार्टियां भी सवाल उठा रही है। और इसके साथ ही बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस की तैयारी चुनाव को लेकर साफ तौर पर देखी जा रही है। पूरी तरीके से तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की बात कर ली जाए तो
बीजेपी खुद सीएम मनोहर लाल मैदान में उतर रहे हैं, कमान अपने हाथों में ले रखे हैं, जनता से रूबरू हो रहे, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। और वहीं जेजेपी की बात कर ली जाए, जेजेपी की अपनी तैयारी है, जनसंवाद कार्यक्रम जेजेपी द्वारा आयोजित किया जा रहा है और जेजेपी भी कहीं न कहीं जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में, जुगत में जुटी हुई है। और वहीं इनेलो की बात कर ली जाए, लगातार इनेलो द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, परिवर्तन यात्रा इनेलो द्वारा की जा रही है और इस यात्रा के जरिए इनेलो फिर एक बार वापसी के मोड में दिख रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय करा देती हूँ। रमन मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके, ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी, शुरुआत आपसे करूंगी। पार्टी की तैयारी की बात की जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों ही चुनाव है, ऐसे में पार्टी कितनी तैयार है चुनाव को लेकर? नमस्कार। आपके सवाल का जवाब मात्र इतना सा है कि भाजपा 365 दिन 24 घंटे चुनावों के लिए तैयार होती है और चुनाव हमारे लिए हर एक कोई चुनाव, चाहे वो एक पार्षदी का चुनाव हो या ब्लॉक प्रेसिडेंट का चुनाव हो या वो एक लोकसभा का चुनाव हो, हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखता है और हम हर एक चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास है। उस जनता का विश्वास है जिसको हमारे को वोट करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत भाग्य विधाता बनाने के लिए राक्षस भी कहा जाता है। तो हम भाजपा जो एक वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, या हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं और चलते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास वो लोग हैं जो मतदाता को ही राक्षस बोल देते हैं। एक और ग्रुप है जो उसी राक्षस बोलने वालों के पास कटोरा लेकर घूम रहा है कि जी हमको भी साथ ले लो, हमको भी साथ ले लो, बेशक हमारे पल्ले कुछ नहीं है। तीसरा ग्रुप एक और है जो उसका कोई अहमियत नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है हरियाणा में, और जो हरियाणा के साथ धोखाबाजी करता आ रहा है, लेकिन वो फिर भी ये कहता है कि जी हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। तो ये वर्तमान स्थिति है। और जहां तक आप अपने कैप्शन में चला रहे थे हुड्डा साहब की बात, हुड्डा साहब के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि पता नहीं क्या इतने बड़े नेता हैं और उनको किस चीज का भय लग गया है। उनका जो भय है उसका मेरे को नहीं पता कि क्या वजह है, क्योंकि अगर उनको इतना भय है और वो बार बार अपने आप को पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर, तो उनको भय तो जरूर होगा। तो फिर एसआरके ग्रुप ने उनका बहुत जिसे कहते हैं ना, अंदर से उनको भयभीत कर रखा है। दूसरी चीज ये कि कुमारी शैलजा का बयान जो आए हैं उनको भी ध्यान से देखना चाहिए। वो बोलते हैं कि 2019 वगैरह में तो मैं ही थी पार्टी की प्रेसिडेंट, तो मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं, या पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व की चिट्ठी दिखा दो कि कहीं अप्रूव करा हो, या ये करा हो कि कहीं मीटिंग में बात हुई हो, कोई औपचारिक बयान हो, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सिरे से हुड्डा साहब की हर दलील को खारिज करते हुए ये बताया कि उनकी हैसियत कांग्रेस में कुछ नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे को नहीं भूलनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर इस बारी फिर से, जिस तरह से पिछली बारी हुआ, इस बारी फिर से रिपोर्ट कार्ड वर्सेस रेट कार्ड की एक चुनाव होगा। तो रिपोर्ट कार्ड तो हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन ब्रिगेड वाले, ये झाड़ू वाले या ये खूनी पंजा वाले, ये अपना रेट कार्ड लेकर जाएंगे, जो रेट कार्ड वो दिखाता है कि हर चीज में कितना कट और कितना सेट करते हैं ये। तो ये एक वास्तविकता आज हरियाणा के सामने है। हरियाणा अपना चुनाव करेगा। हरियाणा लास्ट में भी परखता है, देखता है, बहुत माइन्यूटली आकलन करता है और
वो स्टेज आएगी। एक बार लोकसभा चुनाव हो जाए तो उसके उपरांत वो स्टेज आएगी जब हरियाणा विधानसभा के लिए बिल्कुल महीन तरीके से एनालाइज करेगा कि इस प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने कितना काम करवाया, कितनी अच्छी तरीके से काम कराया, कहां कहां उन्होंने लीकेजेस को बंद कराया, कहां कहां उन्होंने डेवलपमेंट कराई, वो सारा असेस करके तीसरी बारी मनोहर लाल जी को इस प्रदेश की बागडोर देगा। और हाँ, इतना जरूर कह दूं अपने वक्तव्य के अंतिम क्षण पे कि हुड्डा साहब और उनके ग्रुप का ना जाने क्या ऐसा एक भड़ास है पंजाबियों के साथ। रमन मलिक जी, मैं लौटूंगी, बाकी मेहमानों से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि इनेलो की बात की जाए तो परिवर्तन यात्रा के साथ साथ इनेलो के द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, कितनी तैयारी है? इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी फिलहाल की जा रही है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की बात कर ली जाए और उस पर जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हैं, इस बयान को सिरे से नकार रहे हैं, उस पर आपका रिएक्शन? शरामी जी, देखिए, जहाँ तक तो हुड्डा साहब का बयान है, ये उनकी अपनी पार्टी से संबंधित है, हमें उससे क्या लेना। लेकिन जब बयान ओपन दिया जाता है, जातिवाद के आधार पर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की बौखलाहट दर्शाता है। उनको कहीं ना कहीं अपने आप से डर लगने लग गया। ये तो मालूम नहीं सीएम कौन बनेगा, और डिप्टी सीएम की बात करेंगे, और वो भी 4 डिप्टी सीएम। कम से कम ये तो देख लें कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो उनके कहे अनुसार 4 डिप्टी सीएम कहां से बनेंगे। दूसरा, बीजेपी वाले प्रवक्ता साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको ये भूल गए 2009 से पहले इनकी 2 सीट आती थी सिर्फ। वो तो जनता की गलती होगी 2014 में, जो गलती का भुगतान उन्होंने 2019 में कर दिया। इनको 40 सीट दी, हमें 1 सीट दी। उसका कारण था, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी इफेक्ट आया था, क्योंकि पार्टी डिवाइड हो गई थी। इनकी तो पार्टी डिवाइड नहीं हुई थी, इनकी 47 से 40 आ गई। कारण, जनता परेशान थी। और हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, सूझवान है। उन्होंने काट की आंधी एक बार चढ़ा दी थी, दूसरी बार उतार दी थी। लेकिन अफसोस, कुछ ऐसे लोग जो हमारी पार्टी में से निकले थे, जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो कहते थे नहीं यमुना पार पहुंचाएंगे, जिन्होंने वोट दी, जनता को ये कहते गया कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करेंगे, बीजेपी के विरोध में वोट दिया, वो इनकी गोद में बैठ गया और इनकी सरकार गलती से बन गई। अब ये सोच रहे तीसरी बार, इतनी जनता ऐसी नहीं है हरियाणा की। और ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आज पूरा प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, लूट और घोटाले, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पेंशन काट दिया जाना, बीमे कार्ड काट दिया जाना, पेपर ठीक मामले, पता नहीं अनगिन ऐसी परिस्थितियां। हर रोज नया पोर्टल आ रहा है, नए पोर्टल पर अपलोड करने वाला जनता को पता ही नहीं है, ना इनके कर्मचारियों को पता है। जनता तो मौका देख रही है 2024 का, जनता बताएगी। मैं अपनी पार्टी की बात करना चाहूंगा। देखिए, 24 फरवरी 2023 को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने नूह के सिंगार गांव से परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी थी। 4200 किलोमीटर लंबी यात्रा प्रत्येक हफ्ते में 3-3 दिन रुकती हुई गई। और जिस तरह से जनता का प्यार इनेलो को मिला, चौधरी अभय सिंह चौटाला को मिला, इनको अब डर लगने लग गया। जो ये ग्रीन ब्रिगेड कह रहे हैं ना, इनसे ये भी तो पूछ लीजिए, पहले गोदी में तो हमारी बैठते थे, और दूसरा तो इनको गोदी में बिठाता ही नहीं था। ये हमारी गोदी में ही बड़े हुए हैं। आज इनको अगर रावण जैसा घमंड आ चुका है, तो इनको याद रखना चाहिए 2009 में 2 सीट थी, वापसी 2 ही आएंगी इनकी। आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग बच्चा, आप किसी से भी पूछ लो, किसी बच्चे से पूछ लो, कहेंगे कि बीजेपी तो गई, बीजेपी तो गई। इनको गांव में तो घुसने नहीं दे रहे, कहीं इनकी रैली नहीं होने दे रहे गांव वाले, हेलीकॉप्टर इनका मुख्यमंत्री का नहीं उतर पाता। ये बातें पता नहीं कहाँ की करते हैं कि दोबारा तीसरी बार बनेंगे। हाँ, इनको हक है, अपने सपने लेने का भी हक है, बात करने का भी हक है, लेकिन जनता निर्णायक होती है। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। 2024 आ गया, ज्यादा समय नहीं है, आपको पता लग गया आपकी सीटें कितनी आएंगी, इनेलो की कितनी आएंगी, और जनता का जो भी निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होता है। आपको तो जनता वापिस 2 पे पहुंचाएगी, हमारा तो जो असर होगा वो जनता को पता है, लेकिन आपको वापिस 2 पर पहुंचा देगी जनता। ठीक है ओमकार सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रमन मलिक जी, आपका रुख करूंगी।
तमाम बातें आपने ओमकार सिंह जी से सुनी है। उनके सवालों और आरोपों का जवाब तो दें, लेकिन इसके साथ एक और सवाल, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ब्राह्मण समाज को लेकर जो बयान सामने आया था कि एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होंगे, उसके साथ ही कई प्रदेशों में हमने देखा है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी जो हो रही है, कदम भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों का अगर जोड़कर देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ओमकार जी को थोड़ा सा एक ज्ञानवर्धन कर दूं उनका। अगर मैं फर्ज करो इनकी ये भी मान लूं कि पार्टी बट गई और बटी हुई पार्टी के अंदर दोनों का सीट शेयर जो है वो ले आए, इकट्ठा कर लीजिए, तो 19 से ये आ जाते हैं कितने पे? 10 पे। 19 ही थी ना पिछली बारी 14 में, तो 19 से आ जाते हैं 11 पे। तो 11 पे आने का मतलब होता है कि लगभग कोई 57% का इनके पास रह गया। उसका मतलब ये हो गया कि 43% वोट शेयर रिड्यूस हो गया अगर दोनों का मिलाता हूं। अगर आईएनएलडी की सीट देखता हूं तो मात्र 95% लॉस है। रमन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा अंश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रिएक्शन जान लेते हो, फिर लौटूंगे आपके पास। रमन जी, अंश जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की कांग्रेस में लगातार बयानबाजी जारी है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान है कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, और वहीं उस बयान का कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जो है सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कुमारी शैलजा का अभी फिलहाल हाल ही का बयान सुना जाए, वो साफ तौर पर कह रहे कि 2019 में मैं पार्टी की प्रेसिडेंट थी और ऐसे में इस तरीके की कोई भी बातें नहीं हुई थी। कौन सी बात को सच माना जाए? देखिए, अगर आप इस बात को लेकर कह रहे हैं तो अगर आप ये देखिए ना कि हरियाणा में सबसे पहली बात तो एक तो नेता हैं कांग्रेस के पास, 4 हमारे पास बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हों जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे पास कुमारी शैलजा जी हों जो कि छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी हैं, महासचिव भी है कांग्रेस की, हमारे पास रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं जो कि महासचिव है कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो जो अभी फिलहाल में कर्नाटक में हमें एक अच्छी जीत भी दिलाकर लाए हैं। रही बात आपके प्रश्न की, तो जब हमारे पास नेता हैं लेकिन भाजपा के पास चेहरे के तौर पर क्या है, उनके पास खट्टर जी जो है मुख्यमंत्री, वो क्या कहते हैं, उनके आप बयानबाजी सुनेंगे तो वो जनसंवाद कार्यक्रम के समय क्या कहते हैं कि मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सीधा और स्पष्ट है कि कांग्रेस में जो बयानबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है, चलिए मान लेते हैं आपके पास कई नेता हैं, आपने गिनवा भी दिए 4 नेता हैं आपके पास, लेकिन आपस में नेता में ही तालमेल नजर नहीं आ रहा है। एक कुछ और बयान दे रहा है, अगला नेता कुछ और बयान दे रहा है। इस तरीके से कांग्रेस आने वाला चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस एक इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है। इसका क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र का क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर हर एक व्यक्ति के पास, हर एक नेता के पास, चाहे वो छोटा नेता हो या फिर वो बड़ा नेता हो, हर एक नेता के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकता है पार्टी के सामने, हाईकमान के सामने। अगर आपके सामने मैं अभी रिसेंट एक चुनाव का एक एग्जांपल लेके चलूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जैसे सवाल पूछा कि हम इस गुटबाजी के तहत किससे चुनाव लड़ेंगे। पहली बात है, गुटबाजी नहीं है, इसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। हमारे पार्टी के अंदर स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात को खुले तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सारे जो जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी नेता हैं, सब एक साथ हो जाते हैं और सब एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं। कर्नाटक का चुनाव देखेंगे, उससे पहले आप सब लोगों ने कितना एक बात रखी थी कि वहां पे कितनी ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन आज हमारी अच्छे से सरकार चल रही है वहां पे। अभी आपको कुछ दिख रहा है वहां पे डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी के बीच में गुटबाजी दिख रही है? नहीं दिख रही। अभी फिलहाल तो अगर मैं कहूं हरियाणा की बात करूं तो हमें बीजेपी और जेजेपी के बीच में कितनी बार हमें दिखा है कि भाई दोनों के बीच में कितनी लड़ाई चल रही है, कितना उन दोनों के बीच में मतभेद चल रहा है। तो इस आधार पे किस आधार से कह सकते हैं कि उनकी सरकार अच्छी चलेगी? बीच में मैंने कई बार ये भी खबर सुनी कि उनकी सरकार सही है, ठीक है, मतभेद तो सही है, लेकिन मनभेद जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है फिलहाल कांग्रेस में। मतभेद होना सही है लेकिन मनभेद होना सही नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, साफ तौर पर हमने देखा है कि उदयभान जी ने कहा है कि आलाकमान तय करेगा, इस तरीके की बयानबाजी को उन्होंने खारिज किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि 2019 में ऐसी कोई भी बातें साफ तौर पर नहीं देखी गई थी, और अगर डिप्टी सीएम के नाम या फिर पदों की घोषणा की जा रही कि 4 डिप्टी सीएम होंगे, तो क्या सीएम का चेहरा जो है तय कर लिया गया है, और अगर नहीं तो क्या डिप्टी सीएम पर अभी चर्चा चल रही है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कभी भी
आप देखेंगे कभी भी चेहरा पहले घोषित नहीं किया जाता कि हम इस चेहरे के उस पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमेशा सभी लोगों को कहा जाता है कि सब लोग लड़िए चुनाव, मजबूती से लड़िए, पार्टी के लिए काम करिए, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक लेके जाने का काम करिए, और जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद हम तय करते हैं जो हमारे, जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद भाजपा की तरह नहीं है कि आरएसएस की तरफ से वहां से कोई आएगा उम्मीदवार, वहां से पार्टी की आरएसएस की तरफ से घोषित कर दिया जाएगा कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। वहां कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, वहां पे सभी विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में सभी विधायक जो होते हैं एक प्रत्याशी का नाम आगे करते हैं कि ये ठीक है जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रमन मलिक जी, माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। पहले तो मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि एज एन एंकर आपको इस तरीके से किसी को बीच में काटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, एक फ्लो भी खराब होता है और एक आपकी रमन जी समय की कमी थी, देखिए तमाम मेहमानों का रिएक्शन भी जानना चाहिए था। रमन मलिक जी, आपको यहाँ तो बोलना नहीं चाहिए था कि मैं बोलूं। चलिए, एनीवेज, मेरे को इनका जवाब देने दीजिए कि एक तो 19 से 10 19 से 11 पे आए दोनों मिला के, और 11 में भी 10 जो है जेजेपी की हैं, जो आज हमारे पार्टनर हैं यहाँ पे स्टेट में। तो इनका एक हुआ, जिसका मतलब ये हुआ 95% लॉस इनको। दूसरी चीज, ये हमारे 47 से 40 बोल रहे हैं, जिसका मतलब होता है लगभग 15% का लॉस। जो 15% और 95% हुआ, उसका फायदा कांग्रेस को मिला, उनको गेन हुआ। अब मैं ये पूछना चाहूंगा इनसे कि जी ये इतना गणित तो ये भी जानते होंगे कि ये डाटा क्या बोलता है। तीसरी चीज, जो भी कांग्रेस वाले बोले थे हमारे पास नेता है, एक नेता वो है जिसने कीर्तिमान ये स्थापित करा है कि 12 महीने में 2 एमएलए की सीट हार गया, और उसके बाद हरियाणा से भाग के राजस्थान जाके राज्यसभा का मेंबर बना। दूसरी शैलजा जी हैं जो डर के मारे लड़ी नहीं, लड़ी तो हार गई और साइड में दुबक के बैठ गई। और रहे बाकी वो बेचारे किरण जी, तो वो उनका भी हाल सबको पता है। मेरा अब पूछना ये है कि आज ये जो नेपोटिज्म के बेसिस पे चल रहे हैं कि जी शमशेर सिंह सुरजेवाला का बेटा या अपना रणधीर सिंह हुड्डा का बेटा हो गया, उनके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा हो गया, या उसके अलावा बंसीलाल जी की बहू हो जाए, ये वो हो जाए, ये वो हो जाए, क्योंकि उनकी लेगेसी ही वही है। ये जो है नेपोटिज्म को कब तक हरियाणा ढोएगा? मैं ये समझना चाहता हूँ, आज की डेट में एक बेसिक व्यक्ति आके जब मुख्यमंत्री बना हरियाणा का, उसने ईमानदारी से काम चलाया। संत कबीर कुटिया में संत कबीर के व्यवहार के साथ, संत कबीर की शिद्दत के साथ, संत कबीर की तपस्या के साथ काम हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपने सारे विपक्षी और जो अलग विचारधारा के पत्रकार हैं उनको भी ये खुला चैलेंज, साहब कहीं पे अगर आपको दिखता है कोई साक्षात है ऐसा जो सत्यापित हो सकता है, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे ऊपर प्लीज, हमारी गुहार है, हमारे ऊपर करप्शन का केस डालिए, केस दिलवाइए हमारे ऊपर करप्शन का, एक तो दिलवा दो। और जो 2 रुपए के चेक देने वाले, 4 रुपए के चेक देने वाले, या जो ग्रीन ब्रिगेड बना के लूट खसोट करने वाले थे, वो हमारे को मोरालिटी सिखाएंगे? हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से दंगे करवाए इन्होंने, और इसलिए सिर्फ किसी एक निजाम बदला और उसके बाद उसको जातिवाद कर दिया। और हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं? हुड्डा साहब जातिवाद के बीज बो रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? जो 1990 के दशक में मंडल कमीशन के अंदर देश जला था, यूथ मरा था, वो आज वही सिचुएशन पैदा करना चाहती है। इंदिरा जी बोलती हैं कि जी देश को अगर बढ़ना होगा तो जातिवाद से हटना होगा। राहुल जी कभी बोला करते थे कि मैं चाय वाले के पास जाता हूं तो मैं ये थोड़ी पूछता हूं कि वो दलित है या नहीं है, मैं तो सिर्फ सीधा उसके एक भारतीय से चाय पी लेता हूं। तो आज वो बात कहां चले गई? आज वो कहां के देवीलाल जी के? रमन जी, आपके बातों का जवाब जरा ले लेते हैं अंजी से। अंजी, आपका रिएक्शन क्या है? तमाम आरोप और सवाल है रमन मलिक जी ने पूछा है कि उन्होंने सबसे पहली चीज तो एक कहा था नेपोटिज्म को लेकर, ठीक है। रमन सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा, जय शाह को जानते हैं आप? बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह। नहीं, एक सेकंड बीजेपी में है वो? नहीं, मुझे पहले ये बताओ, बीजेपी में है वो? बीजेपी में है नहीं कि
नहीं सुनिए, आप पहले ही मुझे ये बताइए, जयशाह किसके बेटे हैं? जयशाह किसके बेटे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप मुझे पहले ये बताइए, जयशाह किसके बेटा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो दूसरी जगह से एमएमटीसी को मिलने की क्या जरूरत है? एमएमटीसी की रिफाइनरी गोल्ड की रॉबर्ट वाड्रा को दी गई, क्या उसका सुधार का काम था? आप जो परिवारवाद का बात करते हैं, आपने पूरे 9 साल बात करे परिवारवाद को लेकर। परिवारवाद के तो सारे जितने कांग्रेस के नेता जिनका आप आरोप लगाते थे परिवारवाद के, वो सारे तो आज बीजेपी में बैठे हैं। तो आपके साधारण परिवारवाद की बात कर रहे हैं। वो कौन सा परिवारवाद स्थापित कर रहे हैं? अगर कोई आता भी है तो उसको इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो अपने उसका बाप है या उसका बेटा है। वो काम करेगा तो उसको मिलेगा और नहीं करेगा तो हटा भी दिया जाता है, और एक परिवार से एक को दिया जाता है जिसकी हमारे पास जरा फाइनल रिएक्शन ओमकार सिंह जी से। ओमकार सिंह जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। श्रावणी जी, मेरे भाई रमन मस्क मैं तो सोचता था बहुत ही समझदार है, लेकिन कुछ ज्यादा ही समझदार है। 2019 के हिसाब से हमारा आकलन कर रहे हैं, अगर हम 2009 के हिसाब से इनका आकलन कर दे तो 2 सीट मिलती है, तब क्या हो जाता है? और देखिए 5 बार हरियाणा को जिलाने वाले, 5 बार जाट आंदोलन में, किसान आंदोलन में, राम रहीम के आंदोलन में, रामपाल के आंदोलन में और न्यू दंगे में 5 बार हरियाणा जिलाया इन्होंने। जातिवाद जिलाने वाली नंबर 1 पार्टी। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगे। रमन मलिक जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ओमकार सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अंशुवत जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में कम समय बाकी और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी भी पुरजोर से देखी जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद के कारण पार्टियों में लगातार तनातनी देखी जा रही है। हालांकि समय पर पता चलेगा कि जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में और मसला में हमेशा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।